सास बहू के लंबे बाल। केतकी अपनी कुछ सहेलियों के साथ किटी पार्टी में गई हुई थी। तभी उसकी सहेली अरुणा उसके बालों को देखकर केतकी से कहती है, केतकी बहन, इस उम्र में भी आपके बाल काफी काले घने और इतने लंबे हैं। इतने सुंदर बाल तो आजकल किसी लड़की के भी नहीं देखने को मिलते। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन जी। वैसे मुझे लंबे बालों का बड़ा ही शौक है। वैसे केतकी बहन, उम्र के हिसाब से तुम्हारी बेटी की उम्र हो रही है। बताओ फिर, तुम अपने बेटे के लिए किस तरह की लड़की ढूंढ रही हो? अरुणा बहन, लड़की मुझे मेरी तरह चाहिए, लंबे बालों वाली। और देखना, मैं अपनी बहू तो लंबे बालों वाली ही लेकर आऊंगी। हम दोनों सास बहू मिलकर अपने लंबे बाल संवारेंगे। बहुत अच्छा लगेगा ये सब देखकर। केतकी को अपने लंबे बालों से बड़ा ही प्यार था, और आखिर हो भी क्यों ना, उसके बाल थे ही इतने लंबे और खूबसूरत। लेकिन उन बालों के लिए केतकी को क्या क्या छोड़ना पड़ता था, ये हमें इस कहानी में आगे पता चलेगा। सुबह का समय था। केतकी नहाकर निकलती है और अपने बालों में कंघी करती है। तभी केतकी के पति सौरभ आवाज देते हैं, केतकी, केतकी, अरे ओ केतकी, कहाँ गई? अभी तक चाय नहीं मिली। आज हम लोगों को चाय मिलेगी भी कि नहीं? सौरभ केतकी को आवाज दे रहे थे। उसी समय महेश भी बाहर आ जाता है और कहता है, पिताजी, मुझे भी ऑफिस जाना है। ना ही मुझे चाय मिली है और ना ही नाश्ता। मुझे तो समझ नहीं आता है कि कभी माँ हमें सही समय पर खाना देंगी कि नहीं। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी केतकी उन लोगों के पास आती है और कहती है, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं अपने घने लंबे बालों को सुलझा रही थी, तो उसके बाद तुम दोनों को चाय नाश्ता बना कर देती हूँ। थोड़ा रुक जाओ। अब अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि उलझे हुए बालों के साथ किचन में जाऊं और वहाँ खाने में गिर जाएं। कल को खाने में बाल आएगा तो आप लोग मुझे ही बोलोगे। माँ, तुम्हें तो अपने बालों को सुलझाने में पूरे 2 घंटे लग जाएंगे। तुम तो रहने ही दो, मैं रास्ते में ही कुछ नाश्ता कर लूंगा और टिफिन भी ले लूंगा वहीं से। ऐसा कहकर महेश चला जाता है और सौरभ भी गुस्सा होकर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही केतकी अपने लंबे और खूबसूरत बालों को संवारने के कारण घर का हर काम देरी से करती थी। समय बीत रहा था। एक दिन जब महेश घर पर आया तो केतकी उसे एक फोटो दिखाते हुए बोलती है, महेश बेटा, जरा इस लड़की को तो देख, कितनी सुंदर है ये, और इसके बालों को देख, बिल्कुल मेरे बालों की तरह खूबसूरत है। हाँ माँ, लड़की तो बहुत सुंदर है और उसके बाल भी बहुत सुंदर है, पर ये फोटो तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? वो इसीलिए महेश बेटा, क्योंकि मैंने ये लड़की तेरे लिए पसंद की है। इसका नाम बिंदिया है और कल हम इसके घर रिश्ता लेकर चलेंगे। वाह, मेरे लिए लड़की पसंद की है और मुझे ही पता नहीं है। वो इसीलिए बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरी बात कभी नहीं टालेगा। माँ की बात सुनकर महेश हंसने लगता है और सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अब अगले दिन सभी लोग बिंदिया के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। सभी को बिंदिया बहुत पसंद आती है। बिंदिया को भी महेश अच्छा लगता है और इस तरह बिंदिया और महेश की शादी पक्की हो जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ महेश और बिंदिया शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। बिंदिया बहू बनकर केतकी के घर पर आ जाती है। सभी मेहमानों ने बिंदिया की खूबसूरती के साथ उसके लंबे बालों की बहुत तारीफ की। इस बात से केतकी भी बहुत खुश थी। अगले दिन केतकी जब सोकर उठती है तो खुद से बोलती है, आज सालों बाद नाश्ता बनाने की मुझे चिंता नहीं है। अब तो मैं आराम से नहाऊंगी और अपने लंबे बालों को संवारूंगी। बड़े ही ठाठ से जाऊंगी और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाऊंगी। बना बनाया गर्मा गर्म नाश्ता मिलेगा मुझे। आखिरकार अब जो मेरी बहू आ गई है। अब घर में बहू आ गई थी तो केतकी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बस यही सोचकर केतकी आराम से नहा धोकर अपने बालों को कंघी करने बैठ जाती है और अपने बालों को कंघी कर रही होती है। तभी महेश उसे आवाज देता है, माँ, माँ, कहाँ हो तुम? केतकी बालों को कंघी करते हुए बाहर आई तो महेश बोला, माँ, मुझे ऑफिस जाना है और अब तक मुझे नाश्ता नहीं मिला। अरे अब तो आपकी बहू भी आ चुकी है, फिर भी सुबह के टाइम नाश्ता इतना लेट बन रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि कभी जिंदगी में मैं समय से नाश्ता करके ऑफिस भी जा पाऊंगा कि नहीं। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? बहू ने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। रुक, मैं अभी देखती हूँ। केतकी अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है
कि उसकी बहू अपने लंबे बालों को संवारने में व्यस्त थी। ये देखकर केतकी गुस्सा होते हुए उससे कहती है, ये क्या है बहू, अभी तक तुमने अपने बाल नहीं संवारे। आज तुम्हारी पहली रसोई है, लेकिन पहली रसोई करने के बजाय तुम अपने बालों को ही संवार रही हो। और तुम्हारे पिताजी और महेश दोनों के नाश्ते का समय हो गया है। ओहो माँ जी, मैं क्या करूँ, मेरे बाल इतने बड़े और लंबे हैं तो इनको संवारने में ही पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। बस थोड़ी देर और, उसके बाद मैं सबको नाश्ता दे देती हूँ। नहीं बहू, अपने बाल बाद में संवारना, पहले इन सबको नाश्ता दो। बेचारे मेरे बेटे को ऑफिस जाना है, वो पहले ही बहुत लेट हो गया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी आप? अपने बालों को ऐसे कैसे छोड़ दूं? आपके भी तो लंबे बाल हैं। आप तो जानती हैं कि लंबे बालों का ख्याल रखना कितना मुश्किल होता है। और तो और मैं जानती हूँ, जब मैं नहीं आई थी तो आप भी सबको लेट ही नाश्ता देती थी। अब जब आप ही ऐसी हैं तो मुझे जल्दी नाश्ता बनाने की उम्मीद कैसे कर रही हैं आप? बेचारी केतकी बहू की बातों का कोई भी जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। अब तो अक्सर ही ऐसा होता, नई बहू अपने बालों को संवारने में व्यस्त रहती और केतकी को काम करना पड़ता। ऐसे ही एक दिन केतकी अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, मैंने सोचा था नई बहू आएगी तो वो काम संभालेगी और मुझे आराम मिलेगा, लेकिन उसे तो अपने बालों को संवारने के अलावा किसी दूसरे काम के लिए समय ही नहीं मिलता। इसमें भी तो तुम्हारी ही गलती है। तुम बहू लाई भी तो अपनी तरह लंबे बालों वाली लाई हो। अब वो बेचारी अपने लंबे बालों को संवारे या घर का काम करे, और अब अपनी तरह बहू लाई हो तो झेलोगी भी तुम ही। केतकी अपने पति की बातों को सुनकर और चिढ़ जाती है, लेकिन वो करती भी तो क्या करती, बात तो सही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। केतकी और उसकी बहू के बीच में बालों को संवारने के लिए विवाद बढ़ते ही जा रहे थे। बहू, मैं तो तेरे इन लंबे बालों से परेशान हो चुकी हूँ और तेरे बाल नहीं हो गए जी का जंजाल हो गए। ना तो तू घर का कोई काम करती है और ना ही खाना बनाती है। तुझे लाने का फायदा ही क्या हुआ जब सारा काम मुझे ही अकेले करना पड़ रहा है। माँ जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं? अरे, अब जब भगवान ने इतने लंबे बाल दिए हैं और इतने लंबे बालों में ज्यादा समय लगता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं ये नहीं कहती कि आप काम करो, आप अपने शौक से काम कर रही हैं, तो फिर मैं आपको मना क्यों करूं? इस तरह बिंदिया अपनी सास को जवाब देकर वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और एक दिन की बात है। केतकी की कुछ सहेलियां अचानक उसकी बहू से मिलने आ गई। केतकी उन सबको बैठाकर अंदर जाती है और अपनी बहू से कहती है, बिंदिया, मेरी कुछ सहेलियां तुझसे मिलने आई है। मैं जानती हूँ तो उनके लिए खाना नहीं बनाएगी, पर तुझसे एक रिक्वेस्ट है कि खाना मैं बना दूंगी, लेकिन उनके आगे तू ये बोलना कि खाना तूने बनाया है। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। आप अपनी सहेलियों के साथ बैठिए, खाना मैं बना कर लाती हूँ। अब केतकी बाहर अपनी सहेलियों के पास जाती है और बातें करती है। बिंदिया सारा खाना अकेली बनाकर लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और बिंदिया की बहुत तारीफ करते हैं और लौट जाते हैं। केतकी ये सब देखकर भावुक हो जाती है और कहती है, बहू, आज तूने मेरे मेहमानों के आगे मेरा मान सम्मान रख लिया। अपने बालों को छोड़ तूने सबसे पहले खाने पर ध्यान दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं माँ जी, इस तरह शुक्रिया अदा करके मुझे नीचा मत दिखाइए। आप मेरी माँ समान हैं और अपनी माँ के लिए करना तो सब बच्चों का फर्ज होता है। तेरी जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। पर बहू, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बाल जरूरत से ज्यादा लंबे हैं, जिनकी वजह से हमारे काम भी समय पर नहीं हो पाते। इसलिए अब हम दोनों को पार्लर में जाकर अपने बालों को छोटा करवा लेना चाहिए, ताकि ये आसानी से मैनेज हो जाए। अरे माँ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ। अब सास बहू अपने बाल थोड़े छोटे करवा लेती हैं और मिलजुल कर अपने बालों का ख्याल रखती हैं और अपने घर को भी संभालती हैं। नीमपुर गांव में रहने वाली कौशल्या अपने पड़ोस में रहने वाली विमला की बहू सुमन की गोद भराई की रस्म में जाती है और काले मोतियों से बना धागा उसे उपहार के रूप में देते हुए कहती है, जब तेरा बच्चा होगा ना बहू, तब तुम उसे पहनाना। सुना है बच्चे को ये काला धागा पहनाने से उसे किसी की नजर नहीं लगती। ये देख वहाँ खड़ी कुछ औरतें बातें बनाते हुए कहती हैं, विमला बहन, ये तुमने किस गरीब को अपने यहाँ बुला लिया? भला कौन गोद भराई में 10 रुपए की चीज नजर का धागा देता है?
अब जिसकी जो हैसियत है वो तो वही लाएगा ना। मुझे तो लगता है मैंने गलती कर दी उसे बुलाकर। कौशल्या उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन गरीब कौशल्या और कर भी क्या सकती थी। बड़ी मुश्किल से उसका बेटा मेहनत मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाता था, इसलिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो बेचारी चुपचाप शर्मिंदा होकर वहाँ खड़ी थी। तभी वहाँ खड़ी एक लड़की प्राची ये सब बातें सुन रही थी। विमला आंटी, सुमन तो आपकी बहू है ना, फिर आपने उसे ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया गोद भराई में? और तो और ये सब गोद भराई का इंतजाम तक उसके मायके वालों ने किया है। और माला आंटी, आप भी तो एक झुंझुना लाई हैं। और वैसे भी तोहफा देने वालों से ज्यादा तो उसको देने वाले की भावना देखी जाती है। ये कहकर प्राची बाहर की ओर चली जाती है। तभी कौशल्या उसे रोकते हुए कहती है, तुम कौन हो बिटिया? मैंने पहले तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। मेरा नाम प्राची है, मैं यहीं पास वाले गांव में रहती हूँ और मैं सुमन की दोस्त हूँ। उसकी गोद भराई थी तो मुझे तो आना ही था। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। प्राची की सादगी सुंदरता कौशल्या को भा जाती है और सबसे ज्यादा खूबसूरत थे उसके काले रेशमी बाल। उसके जितने लंबे बाल पूरे गाँव में किसी के नहीं थे। उसे देख कौशल्या सोचती है, कितनी सुंदर लड़की है और इसके बाल भी कितने सुंदर हैं। काश मेरे बेटे के लिए ऐसी ही कोई लड़की मिल जाए। कौशल्या के बेटे की अब शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए वो पंडित से उसके लिए कोई लड़की ढूंढने की बात करती है। कुछ दिन बाद पंडित एक लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं। उस लड़की की तस्वीर देखकर तो कौशल्या खुश हो जाती है और झट से उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि प्राची ही होती है। प्राची भी गरीब परिवार से ही थी। कौशल्या उसके घर वालों से मिलकर उनकी शादी तय कर देती है। कुछ समय बाद गरीब सास की लंबे बाल वाली बहू अपने ससुराल आ जाती है। कितनी सुंदर लग रही है तू बहू, कहीं तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। आजा अंदर आजा। बहू, हमारे यहाँ एक यही कमरा है, इसलिए तुम दोनों अंदर सो जाया करो और आज से मैं आंगन में ही खाट डालकर सो जाया करूंगी। लेकिन माँ जी, आप बाहर सोएंगी? हाँ बहू, मैं यही बाहर आंगन में ही तो सोऊंगी, और वैसे भी मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब से कौशल्या आंगन में सो जाती है और प्राची और राजीव दोनों अंदर कमरे में सोते हैं। रात को प्राची पानी पीने के लिए रसोई में जाती है, फिर रसोई की खिड़की से अपनी सास को सोता हुआ देखती है कि तभी उसकी नजर उस पेड़ पर जाती है जिसके नीचे उसकी सास सो रही थी। उस पेड़ की एक टहनी टूटकर कौशल्या पर गिरने वाली है। हे भगवान, ये डाली तो काफी बड़ी है, अगर माँ जी के ऊपर गिर गई तो कहीं उन्हें चोट ना जाए। नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। इससे पहले कि वो डाल कौशल्या पर गिरती, उसकी चोटी काफी लंबी हो जाती है और किसी सांप की तरह जाकर उस पेड़ की टहनी से लिपट जाती है और उसे अपने लंबे बालों से दूर कर देती है। फिर वापस से उसके लंबे बाल नॉर्मल हो जाते हैं। दरअसल उसके ये लंबे बाल कोई साधारण बाल नहीं थे, बल्कि जादुई लंबे बाल थे जो उसे अपनी माँ से मिले थे और उसकी माँ को उसकी नानी से। अगली सुबह, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, बताइए मैं क्या बनाऊं? बहू, मुझे माफ करना, लेकिन घर में बस थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी दाल ही रखी है, तो उन्हीं में से कुछ बना ले, और कुछ खास है नहीं घर में बनाने को। अब प्राची रसोई में जाती है और सोचने लगती है, बेचारे मेरे ससुराल वाले कितने लाचार हैं, उनका भी मन करता होगा पकवान खाने को। पहली रसोई में दाल चावल बनाऊंगी तो उन्हें कैसा लगेगा, अब क्या करूं? तभी उसके बालों से आवाज आती है, प्राची, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, मैं कब काम आऊंगी? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, मेरे पास तो जादुई लंबे बाल हैं। तभी उन बालों से एक सुनहरी रोशनी उठती है जिसमें से शीतल की रसोई अलग अलग पकवानों से भर जाती है। फिर कुछ देर बाद वो सब पकवान अपनी सास और पति को परोसती है। इतने पकवान देखकर वो हैरान रह जाती है। ये सब पकवान कहाँ से है? हाँ बहू, घर में तो राशन कुछ था ही नहीं जी, वो मुझे शादी में जो शगुन मिला था उसी का मैं ले आई। अब आप लोग खाइए ना। अब वो सब खाना खाते हैं। वो खाने के बाद कौशल्या की आंखें भर आती हैं। माँ जी, आपकी आंखों में आंसू? हाँ बहू, आज कितने दिनों के बाद मैंने और मेरे बेटे ने पेट भरकर इतना लजीज खाना खाया है। सच कहूँ तो तू हमारे लिए देवी से कम नहीं है। प्राची के ससुराल वाले उसे पाकर बहुत खुश थे। एक रोज प्राची काम करके काफी थक जाती है। उफ, आज तो कितना थक गई, लेकिन ये झाड़ू तो अभी भी बाकी है। आइडिया, ए मेरे लंबे बाल, दिखा दे अपना कमाल। वो आराम से बिस्तर पर लेट जाती है और उसके जादुई लंबे बाल जल्दी जल्दी झाड़ू लगाते हैं। कुछ देर बाद उसकी सास मंदिर से लौटती है तो वो हैरान थी कि इतनी जल्दी सब काम कैसे खत्म हो गया। वाह बहू, इतनी जल्दी ये घर कितना साफ कैसे हो गया? जब मैं गई थी तब तो पूरा घर बिखरा हुआ था, लेकिन अब तो ये कितना साफ हो गया। तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। जादू मेरे हाथों में नहीं बल्कि मेरे बालों में है। लेकिन अब धीरे धीरे कौशल्या को इस बात पर शक होने लगा, लेकिन बिना सबूत के वो कुछ नहीं कर सकती थी।
ऐसे ही समय बीता। एक रोज बहू राजीव की नौकरी चली गई है। उसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया है। अब इस घर का गुजारा कैसे चलेगा? क्या? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद प्राची अपने कमरे में जाती है और अपने जादुई बालों से ढेर सारे पैसे की बात करती है। मैं जानती हूँ मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांग सकती, लेकिन इस वक्त मेरे परिवार वालों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे ढेर सारे पैसे दे दो। देखते ही देखते उसके बालों से ढेर सारे 2-2 हजार के नोट निकलने लगते हैं। तभी वहाँ राजीव और कौशल्या आ जाते हैं। ये सब तुमने कैसे किया? कौन हो तुम? कोई छलावा या डायन? नहीं नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। दरअसल ये बाल तो मुझे मेरी माँ से विरासत में मिले हैं। इनसे मैं जो चाहूँ मांग सकती हूँ, लेकिन एक हद तक। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपसे ये बात छुपाई। मैंने जो कुछ भी किया आप लोगों के लिए किया। हम सच में बड़े ही भाग्यशाली हैं जो तुम जैसी गुणकारी बहू हमें मिली। हाँ प्राची, लेकिन हम कभी तुम्हारे बालों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तुम अभी भी हमारे लिए हमारी वही साधारण सी प्राची हो। उस दिन के बाद प्राची बहुत ही कम अपने लंबे बालों का जादू के लिए इस्तेमाल करती। राजीव उन पैसों से खुद का खाने का काम शुरू करता है, जिस